गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के ऊपर चर्चा करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय को कौन कौन सी शक्तियाँ या कार्य है वो प्राप्त है। सबसे पहले अपन देखते हैं प्रथम जो क्षेत्राधिकार है सर्वोच्च न्यायालय का, वो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। देखिए, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ ये है कि ऐसे मामले जिनकी अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। हालांकि प्रारंभिक जो क्षेत्राधिकार है वो भी दो तरह का है। एक है प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार और दूसरा है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। जो प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार है इसका उल्लेख अनुच्छेद 131 में किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 131 में। इसमें जैसे भारत सरकार और किसी राज्य के बीच में कोई विवाद होता है तो उससे संबंधित जो भी मामले हैं वो सीधे और केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही उपस्थित किए जा सकते हैं। भारत सरकार और दूसरा जो पक्ष है वो एक राज्य भी हो सकता है और एक से अधिक राज्य भी हो सकते हैं। फिर है भारत सरकार और राज्य या कई राज्य और उसके विपक्ष में एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, या फिर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में भी यदि किसी प्रकार का कोई विवाद है तो ऐसी स्थिति में भी इस प्रकार के जो विवाद है वो केवल सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित किए जा सकते हैं। यानी तीन तरह की हो गई: केंद्र व एक या अधिक राज्य के बीच, केंद्र राज्य और उसके सामने एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, और दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में यदि किसी प्रकार का विवाद है। ये एकमेव क्षेत्राधिकार है और ये एक तरीके से संघीय विवाद हो गए। अन्य जो उच्च न्यायालय हैं उनको, जो सर्वोच्च न्यायालय के अलावा भारत में अन्य उच्च न्यायालय हैं, उनको इस प्रकार के विवादों के मामले में किसी प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है। इस प्रकार के विवाद भी ऐसे होने चाहिए जिनमें कोई विधिक अधिकार निहित हो, यानी राजनीतिक प्रकृति का कोई प्रश्न यदि किसी विवाद में है तो वो विवाद सर्वोच्च न्यायालय में नहीं लाया जा सकता। दूसरा, जो अपील करता है या जो विवाद लाने वाला है वो राज्य सरकार होनी चाहिए। राज्य सरकार या केंद्र सरकार राज्य सरकार के खिलाफ कर रही है इस प्रकार का, यानी नागरिक जो है वो केंद्र या राज्य के विरुद्ध, नागरिक द्वारा यदि केंद्र या राज्य के विरुद्ध कोई मामला लाया जाता है तो वो इस क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में एक है प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, और दूसरा जो है वो है समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों से या मौलिक अधिकारों से संबंधित जो भी विवाद होते हैं उनके संबंध में है। और समवर्ती का ये अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ संविधान द्वारा उच्च न्यायालयों को भी ये अधिकार प्रदान किया गया है कि वह नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उनको लागू करे। इसलिए इसको समवर्ती क्षेत्राधिकार, यानी मौलिक अधिकारों से संबंधित नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो उच्च न्यायालय में भी मामला लाया जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय में भी लाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की जो रिट जारी करता है। यहाँ पर एक बात और है कि उच्च न्यायालय जो अन्य विवादों के लिए या अन्य मामलों के लिए भी रिट जारी कर सकता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो केवल मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए ही रिट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय को यह अनुच्छेद 32 के द्वारा अधिकार दिया गया है और उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 226 निर्धारित किया गया है। तो इसीलिए इसको समवर्ती क्षेत्राधिकार नाम दिया गया, क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को बराबर रूप से प्राप्त है। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार में जो समस्त राज्यों के उच्च न्यायालय हैं उनके निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का ये जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है वो 4 भागों में बांटा गया है: संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी, जिसको अपन आपराधिक मामले कह सकते हैं, और विशिष्ट या विशेष अनुमति द्वारा अपील। सबसे पहले अपन देखते हैं संवैधानिक मामले। ये संविधान के अनुच्छेद 132 में इसका उल्लेख किया गया है और 132 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि विवाद में, जो भी कोई विवाद है उसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई कानून का प्रश्न निहित है तो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध ऐसी अपील है वो सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। यहाँ पर यह भी है कि यदि मान लीजिए उच्च न्यायालय ऐसा प्रमाण पत्र देना अस्वीकार कर देता है तो फिर क्या होगा। ये सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति दी गई है या अधिकार प्राप्त है कि वह ऐसी अपील की अनुमति प्रदान कर सकता है जब उसको ये विश्वास हो या लगे कि उस विषय में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न है वो
निहित है। तो ये है संवैधानिक जो अनुच्छेद 132 में दिया है। फिर अपन देखते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार में दूसरा जो है वो है दीवानी क्षेत्राधिकार। इसका उल्लेख जो है वो संविधान के अनुच्छेद 133 में किया गया है, दीवानी क्षेत्राधिकार। दीवानी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मूल संविधान के अंतर्गत जो व्यवस्था थी उसमें ये था कि यदि विवादग्रस्त जो राशि है वो 20,000 रुपये हो, यानी 20,000 रुपये तक के दीवानी मामले कोई उससे ज़्यादा हो तो ही जो दीवानी मामले थे वो उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाए जा सकते थे। लेकिन ये जो संविधान का अनुच्छेद 133 है इसमें संशोधन किया गया 30वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा, और ये जो सीमा लगाई गई थी 20,000 इसको हटा दिया गया और 133 को संशोधित करते हुए धनराशि की जो सीमा थी इसको हटाकर ये निश्चित कर दिया गया कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे सभी जो दीवानी मामले हैं उनकी अपील की जा सकती है, जिसमें उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर देता है कि इस विवाद में कानून की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न है वो निहित है, या फिर उच्च न्यायालय ये निर्णय दे दे कि इसका निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है, या फिर जो कोई मामला है वो सामान्य महत्व का है तो ऐसे निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यानी जो 20,000 की धनराशि थी उस सीमा को हटा दिया गया 30वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा। उसके बाद में अपन देखते हैं फौजदारी। अपीलीय क्षेत्राधिकार का जो तीसरा अपील करने का जो अधिकार है 4 भागों में जो बांटा गया है वो तीसरा है फौजदारी, है जिनको आपराधिक मामले भी कहते हैं। तो उच्च न्यायालय के जो आपराधिक मामलों के जो फैसले होते हैं उनके खिलाफ भी सर्वोच्च न्यायालय है वो सुनवाई करता है। अब देखिए कौन से मामलों में वो सुनवाई करता है। इसमें 3 प्रकार के उच्च न्यायालय के निर्णय हैं जिनके विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। पहला देखिए, यदि उच्च न्यायालय ने किसी आरोपी व्यक्ति ने का दोष मोचन का आदेश था, यानी उसकी उन्मुक्ति का आदेश था, तो उसको रद्द करके उसे क्या दे दिया है, मृत्युदंड दे दिया है, सजाए मौत की जो सज़ा है वो सुना दी है। दूसरा जो है, उच्च न्यायालय ने अपने से जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनसे मामला लेकर आरोपी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया हो और उस अभियुक्त को क्या दे दिया हो, प्राणदंड दे दिया हो या मौत की जो सज़ा है वो सुना दी हो, तो इस मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। या फिर अगर उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर देता है कि ये जो विवाद है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार करने के योग्य है, तो ऐसी अपील भी सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। मूल संविधान में ये जो 3 बातें कही गई थी, जिसमें ये था कि उच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति की अनुमुक्ति का आदेश रद्द करके मृत्युदंड दे दिया हो, इसको भी संसद ने सर्वोच्च न्यायालय का जो आपराधिक अपीलीय न्याय क्षेत्र है इसका विस्तार कर दिया था 1970 में संशोधन करते हुए, और यहाँ मृत्युदंड की जगह ये कह दिया गया कि ये उम्र कैद या 10 वर्ष की सज़ा सुनाई जाती है, और अधीनस्थ न्यायालय से भी मामले को मंगवा कर यदि उम्र कैद या 10 साल की सज़ा सुनाई गई हो तो इस प्रकार के निर्णयों के खिलाफ भी अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। उसके बाद आता है विशिष्ट अपील का अधिकार। विशिष्ट जो क्षेत्राधिकार है जिनका उल्लेख अनुच्छेद 132 से लेकर 134 में किया गया था, इसके अलावा विशिष्ट जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है उसकी व्यवस्था है वो अनुच्छेद 136 में की गई है। संविधान में ये लिखा गया है कि कुछ मामले हालांकि साधारण कानून से भिन्न अपील संबंधी जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को सौंपे गए, लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जो उपयुक्त श्रेणी में नहीं आते, तो वहाँ पर भी सर्वोच्च न्यायालय स्वयं, ये सर्वोच्च न्यायालय का स्वयं का फैसला है, वो अपना मत, उसके पास ये अधिकार है कि वो विशेष अनुमति प्राप्त अपील को दे जो किसी भी मामले से जुड़ी हुई हो सकती है, किसी भी फैसले से जुड़ी हुई हो सकती है। अनुच्छेद में जो लिखा गया है कि इस अध्याय के किसी भी उपबंध के होते हुए सर्वोच्च न्यायालय भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी न्यायालय या न्यायाधीकरण द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय, दंड या आदेश करने की अनुमति प्रदान कर सकता है। यहाँ पर एकमात्र अपवाद जो ये है कि सैनिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सैनिक न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय दिए जाते हैं उनके विरुद्ध अपील जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में नहीं की जा सकती। अब अपन देखते हैं सलाहकारी क्षेत्राधिकार। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 143 में किया गया है और ये सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। सलाहकार क्षेत्राधिकार का अर्थ ये है कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति से यानी राष्ट्रपति यदि मांगता है
अनुच्छेद 143 के अनुसार कि राष्ट्रपति को यदि ये लगे कि कोई विधि या तथ्य इस प्रकार का है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो ऐसे विषय पर सर्वोच्च न्यायालय उनसे परामर्श मांग सकता है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर ये व्यवस्था की गई है कि कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि वो परामर्श देना ही पड़ेगा। यानी सर्वोच्च न्यायालय के विवेक पर या उसकी इच्छा पर निर्भर है कि वो इस मामले में परामर्श दे या नहीं दे। उच्चतम न्यायालय के लिए राष्ट्रपति किन दो मामलों में परामर्श मांग सकता है, राय मांग सकता है? एक तो सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पर विधिक प्रश्न उठता है, तो ऐसे मामले पर राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा जा सकता है। दूसरा जो है, जैसे किसी पूर्व संवैधानिक विधि, समझौता या कोई उनसे संबंधित किसी प्रकार का कोई विवाद हुआ है, तो इनसे संबंधित भी विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है। न्यायालय के पास उसकी राय जानने के लिए मामला भेज सकता है। ये संविधान के लागू होने के पूर्व के जो संधि या समझौते हैं उनसे संबंधित कोई विवाद है, तो ऐसे मामले के लिए यहाँ पर देखिए ध्यान देने की बात यह है कि पहला जो मामला है, यदि राष्ट्रपति कोई ऐसे मामले पर परामर्श मांगता है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। और दूसरा जो मामला है जो संधि या समझौते से संबंधित है और वो भी संविधान के लागू होने के पूर्व के हैं, तो यहाँ पर न्यायालयों के लिए परामर्श देना क्या हो जाता है, अनिवार्य है। यानी उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को अपना मत देना अनिवार्य है। हालांकि दोनों ही मामलों में उच्चतम न्यायालय का जो मत होता है या जो सलाह, एक तरीके से सलाह होता है, परामर्श होता है, राष्ट्रपति उसको माने या नहीं माने ये राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर निर्भर है। तो इस संबंध में पहला जो है उसमें सर्वोच्च न्यायालय भी मना कर सकता है कि वो परामर्श दे या नहीं दे, लेकिन दूसरे में उसके लिए परामर्श देना, सलाह देना या अपना मत प्रकट करना उसके लिए अनिवार्य है। तो ये व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 143 में की गई है। उसके बाद अपन देखते हैं अभिलेख न्यायालय। संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के स्थान प्रदान किया गया है या अभिलेख न्यायालय जो है वो घोषित किया गया है। इसका अर्थ ये है कि इस न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के जो भी निर्णय है रिकॉर्ड के रूप में, अभिलेख के रूप में, वो सब जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे और उन्हें किसी भी न्यायालय में, भारत के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में यदि प्रस्तुत किया जाता है तो उनकी प्रामाणिकता के विषय में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं किया जा सकता। दूसरी जो है कि न्यायालय की यदि अवमानना करते हैं तो न्यायालय को दंडित करने का अधिकार दिया गया है। वो आपको जिस प्रकार की दंड देना चाहे सर्वोच्च न्यायालय, जैसे 6 वर्ष के लिए सामान्य जेल या 2000 रुपये का अर्थदंड या दोनों, सर्वोच्च न्यायालय जैसा चाहे वो दे सकता है। तो अभिलेख न्यायालय के दो अर्थ है, एक इसके जो भी निर्णय है वो साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे और किसी भी न्यायालय में यदि प्रस्तुत किया जाता है तो उनकी प्रामाणिकता के विषय में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं किया जा सकता। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय अवमान के लिए क्या दे सकता है, दंड दे सकता है। उसके बाद अपन देखते हैं न्यायिक समीक्षा की शक्ति। न्यायिक समीक्षा की शक्ति, हालांकि देखिए भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है शब्द का, लेकिन केंद्र और राज्य दोनों स्तरों के संसद द्वारा बनाए गए कानून या कार्यपालिका द्वारा लागू गए कानून यदि वो संविधान का उल्लंघन करते हैं, संविधान के विरुद्ध है, असंवैधानिक है, तो न्यायपालिका उन्हें अवैध और असंवैधानिक घोषित या शून्य घोषित कर सकती है और सरकार द्वारा उन्हें लागू नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार एक तरीके से संविधान की रक्षा करने का कार्य या संविधान की व्याख्या करने का कार्य भी सर्वोच्च न्यायालय करता है। अन्य शक्तियाँ यदि अपन देखें तो जैसा कि अपन ने पहला समवर्ती क्षेत्राधिकार जो था उसमें देखा था कि सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी रिट जारी करता है। अनुच्छेद जो 32 है उसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय आवश्यक कार्यवाही करे। तो इसके लिए वो 5 प्रकार के जो लेख है वो जारी करता है, जैसे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पर्चा और उत्प्रेषण लेख जो जारी कर सकता है। और कोई भी व्यक्ति यदि उसके अधिकारों का अतिक्रमण होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। यहाँ पर मौलिक अधिकारों के लिए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को समान रूप से अधिकार दिए गए। इसके अलावा देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित यदि किसी प्रकार का कोई विवाद है तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय ही करता है और उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है, सदस्यों उनके व्यवहार और आचरण की जांच यदि राष्ट्रपति ने इस प्रकार के लिए उनको नामित किया है तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
उनकी जांच की जाती है। एक देखिए, सर्वोच्च न्यायालय अपने स्वयं के फैसले की समीक्षा करने की शक्ति उसको प्राप्त है, यानी वो स्वयं के फैसलों के ऊपर क्या कर सकता है, पुनर्विचार कर सकता है। अपने जो फैसले हैं उन पर अडिग रहने या उन्हीं को मानने के लिए वह बाध्य नहीं है। समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने आवश्यकता के अनुसार, बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने के जो पूर्व के निर्णय थे उनमें भी क्या किया है, परिवर्तन किया है। जैसे केशवानंद भारती विवाद 1973 का, उसमें अपने पूर्व के जो गोलकनाथ मामला 1967 का था, जिसमें उसने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है, उसको पलट कर दूसरा निर्णय दे दिया था। तो इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय अपने ही द्वारा दिए गए निर्णयों की समीक्षा दोबारा कर सकता है। उच्च न्यायालयों में यदि किसी प्रकार के बहुत दिनों से मामले लंबित पड़े हैं तो ऐसे मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय अपने पास मंगवा सकता है और उनका निपटारा कर सकता है, या फिर एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में भी ऐसे मामलों को स्थानांतरित कर सकता है। तो इस प्रकार भारतीय उच्चतम न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को विस्तार रूप में शक्तियां प्रदान की गई है। धन्यवाद।